आप सभी का जियो बुद्धा क्लासेज में स्वागत है। आज हम आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचाने जा रहे हैं जो विभिन्न एग्ज़ामों में 10th 12th और अदर जो देखते हैं एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस वाली जो एग्ज़ाम होती है उस एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे यह क्वेश्चन होगा जो कि लगभग एग्ज़ामों में आने की संभावना भी है। अब देखिए प्रथम क्वेश्चन जो है प्रादेशिक नियोजन का संबंध, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे है। तो आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास, बी में जो देखते हैं परिवहन जल तंत्र के क्षेत्रीय भिन्नता, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। तो इसका आंसर जो होगा वह सी होगा, क्योंकि प्रादेशिक नियोजन का अर्थ होता, जैसे देखते हैं कि जहाँ देखते हैं कि असमानता होती है उस असमानता को खत्म करने के लिए प्रादेशिक नियोजन से संबंधित कार्य की जाती है, प्लानिंग की जाती है, जिसमें देख रहे हैं क्षेत्र विशेष की विकास की उपागम, यानी कोई विशेष क्षेत्र है जो अनडेवलप है और उस अनडेवलप क्षेत्र के विकास के लिए जो होता है प्रादेशिक नियोजन की जाती है। तो इसका आंसर जो आपने देखा वह सी होगा। चलिए अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है, सरदार सरोवर परियोजना किन नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, नर्मदा नदी, गंगा नदी, कोसी नदी, दामोदर नदी। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर डैम जो देखते हैं, आज वहाँ विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्थापित किया गया है। तो यह सरदार सरोवर डैम जो देख रहे हैं वह गुजरात में स्थित है और नर्मदा नदी जो है आपको अमरकंटक जो देख रहे हैं अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। तो यह देखें कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर। इसका आंसर जो होगा ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्न प्रादेशिक असमानता का कारण है, यानी जो देखते हैं प्रादेशिक असमानता का कारण क्या है। तो ऑप्शन ए में जो देख रहा है प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण, जनसंख्या, बी में जो देखते हैं जनसंख्या घनत्व में अंतर, सी में है सरकारी नीति और डी में है इनमें से सभी। तो देखिए प्रादेशिक असमानता का कारण जो होती है वह इनमें से सभी होगी, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन का जहां अभाव होगा उसके विकास देखिएगा निचले पायदान पे होगी। जैसे देखते हैं बिहार को लीजिए, तो खनिज संसाधन जो देखते हैं तो बिहार में खनिज संसाधन का अभाव है। जनसंख्या घनत्व देखते हैं कि पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में प्रथम स्थान जो है बिहार का है। और सरकार के द्वारा जो पॉलिसी होती है वह पॉलिसी भी जो होती है कि केंद्र सरकार की जो देखते हैं कि जो पॉलिसी है बिहार के प्रति, तो नकारात्मक पॉलिसी जो होती है वह प्रादेशिक असमानता का एक कारण होता है, जो भारत के अन्य राज्यों के अपेक्षा बिहार के पिछड़ेपन होने का कारण जो देख रहे हैं। तो यह तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर जो होगा वह डी होगा, यानी क्या है कि आंसर आपका डी। अगले देखिए पीपीटी पे कि आई, अगला जो है ITDP निम्नलिखित में
किस संदर्भ में वर्णित है, यानी आईटीडीपी का निम्नलिखित से किससे संबंध है। तो देखिए ऑप्शन ए में जो है समन्वित पर्यटन विकास कार्यक्रम, बी में जो है समन्वित यात्रा विकास कार्यक्रम, सी में जो है समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम और डी में जो है समन्वित व्यापार विकास कार्यक्रम। तो देखिए आईटीडीपी का संबंध जो है समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम से है, यानी शेड्यूल ट्राइब रीजन के डेवलपमेंट का जो है उससे है यह। तो इसका आंसर जो होगा वह सी होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कि सी है। चलिए अगले देखिए, अगला है भारत में विश्व की सबसे ऊंची सड़क, यानी विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो देखते हैं सड़क मार्ग वह भारत में स्थित है। तो भारत में वह कहाँ स्थित है, तो लेह से श्रीनगर ऑप्शन ए में देखें, बी में जो लेह से मनाली, सी में जो है जम्मू से श्रीनगर, डी में जो है जम्मू से शिमला। तो ऑप्शन सी जो देख रहे हैं जम्मू से श्रीनगर जो जाती है सड़क मार्ग वह जो है विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग है, जिसको देखिए नेशनल हाईवे जो संख्या 1B है जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है। तो इसका आंसर जो होगा वह सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जीटी सड़क पर स्थित नहीं है, यानी कौन सा शहर जो देख रहे हैं जीटी यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जो देखते हैं जीटी रोड, उस पे कौन सा शहर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन ए में है इलाहाबाद, बी में है कोलकाता, सी में है दिल्ली, डी में है लखनऊ। तो इसका आंसर जो है लखनऊ होगा, यानी जीटी रोड पर स्थित, यानी जीटी रोड के पास जो है लखनऊ स्थित नहीं है। इलाहाबाद, कोलकाता और दिल्ली यह जीटी रोड पे स्थित है। तो इसका आंसर हुआ डी। चलिए अगले देखिए पीपीटी पे जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देख रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए ऑप्शन ए में जो है मध्य प्रदेश, बी में है महाराष्ट्र, सी में है केरल, डी में है कर्नाटक। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है वह केरल से होकर नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका से गुजरती है। जो भारत की सबसे लंबी सड़क मार्ग है जो बनारस से कन्याकुमारी तक जाती है, यानी नेशनल हाईवे संख्या 7 जो है वह बनारस से कन्याकुमारी को जोड़ती है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु से गुजरती है। तो आपने देखा इसका आंसर क्या होगा सी, यानी केरल से नहीं गुजरती है, यानी कि नेशनल हाईवे संख्या 7 का केरल से कोई संपर्क नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अब अगला क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से है। यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछी गई है, जैसे कोंकण रेल मार्ग किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र, केरल, गोवा। ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक।
ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो यह जो देख रहे हैं कोंकण रेल मार्ग जो है यह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका से होकर गुजरती है। भारत की सबसे प्रमुख रेल मार्गों में से एक रेल मार्ग आती है, जो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी यह रेल मार्ग महत्वपूर्ण है। इस पे से गुजरने पे एक अद्भुत दृश्य नजर आती है। कोंकण रेल मार्ग के उत्तर की तरफ जो देखते हैं, कोंकण रेल मार्ग की पश्चिम के तरफ जो है अरब सागर, और उसके पूरब तरफ देखते हैं पश्चिमी घाट, जो गगनचुंबी पहाड़ है, और वहां से वह गुजरती है। यह कोंकण रेलवे मार्ग जो देखते हैं, यह इसको में जो है लगभग 2000 पुल की निर्माण की गई है और 92 सुरंग के तहत गुजरती है, से होकर गुजरती है। तो यह महत्वपूर्ण है। यह 20वीं शताब्दी का अद्भुत निर्माण में से एक है। तो कोंकण रेलवे मार्ग जो देखे वह कहाँ, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, जिसका आंसर होगा सी, यानी पश्चिमी घाट से यह जो गुजरती है। तो आंसर सी हो गई। यह लगभग 720 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग है। देखिएगा कि वह पूरे पहाड़ को काटती हुई नदियां प्रवाहित होती है, छोटी छोटी नदियां जो देखते हैं। पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित होने वाली अधिकतर नदियां जो है छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन बहुत ही घातक नदियां हैं, लैंडस्लाइड अधिक होती है वहां। तो यह देखें। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत के किस राज्य पर भूमिगत रेल मार्ग है, यानी भारत के किस स्थान पर भूमिगत रेल मार्ग है। तो ऑप्शन ए में लखनऊ, बी में मुंबई, सी में हैदराबाद, डी में कोलकाता। तो भूमिगत रेल मार्ग जो है कोलकाता, यानी कोलकाता का जो मेट्रो रेल जो देखते हैं वह भूमिगत रेल मार्ग है। और अब भारत में ही देखते हैं, बिहार में जो पटना में भी जो मेट्रो की कार्य हो रही है, तो कुछ जगह पे जो है भूमि के नीचे से वह मार्ग गुजरेगी कुछ स्थानों पे। तो देख रहे हैं, तो इसका आंसर जो होगा भूमिगत रेल मार्ग जो है कोलकाता में, यानी आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि किस वर्ष भारत का इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हुआ था, यानी किस वर्ष भारत को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हुआ था। जो आज संचार क्रांति जो देख रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण योगदान जो है इंटरनेट का है। तो भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ। तो ऑप्शन ए में 1998, ऑप्शन बी में 2005, ऑप्शन सी में 1988, ऑप्शन डी में 1978। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी 1998 में भारत में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हुई थी, यानी इसका सही आंसर ए है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, विदेशों को वायु सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्थान का नाम है, यानी भारत से जो विदेश को वायु सेवा उपलब्ध होती है उसका क्या नाम है। तो ऑप्शन ए में है इंडियन एयरलाइंस, बी में है इंडियन नेशनल एयरवेज, सी में है वायुयान, डी में है एयर इंडिया इंटरनेशनल। तो इसका सही आंसर डी होगा। एयर इंडिया इंटरनेशनल जो है विदेश को वायु सेवा प्रदान करती है।
यानी विदेश जाने के लिए जो वायु सेवा जो उपलब्ध है एयर इंडिया इंटरनेशनल के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। चलिए अगले देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान ढोने में लंबा दूरी के लिए उपयुक्त माना जाता है। यानी जो लॉन्ग डिस्टेंस वाली जो दूरी हो और वह सामान्य भारी है तो उसका परिवहन के लिए सबसे सस्ता कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए में जो है रेल परिवहन, बी में जो देखते हैं सड़क परिवहन, सी में जो है वायु परिवहन और डी में जो है जल परिवहन। तो इसका सही आंसर डी होगा। यानी जल परिवहन जो होता है भारी सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में सबसे सस्ता परिवहन है। तो आंसर देखे डी। लेकिन वायु परिवहन जैसे देखते हैं जो कॉस्टली चीज और हल्का होता है, जैसे खास करके जो देखते हैं जो गोल्ड या सभी जो चीज है गहना, तो इस सब के परिवहन के लिए उत्तम जो होती है वह होती है वायु परिवहन। क्योंकि वायु परिवहन में क्रम में लूट की घटनाएं नग्न होती है, जिसके कारण जो कीमती चीज जो होती है उसका जो होता है परिवहन वायु परिवहन से होती है। लेकिन सस्ता हो, भारी हो, यानी भारी सामग्री को ढोने के लिए जो सबसे सस्ता परिवहन जो उपलब्ध है वह जल परिवहन है। तो आंसर डी हो गई 12 का जो देखे कि यानी कि डी इसका सही आंसर डी। अगले क्वेश्चन देखिए। भारत के प्रमुख चारों महानगर को जोड़ने वाली सड़क कहलाती है। यानी भारत के 4 प्रमुख महानगर जैसे देखते हैं जो चारों 4 छोर पे स्थित है, जैसे पूरब की तरफ आप देखते हैं तो वह है कोलकाता, दक्षिण में जाते हैं तो चेन्नई, पश्चिम में जाते हैं मुंबई, उत्तर में जाते हैं दिल्ली। तो भारत की यह 4 प्रमुख महानगर जो है इसको एक माला के रूप में जोड़ने के लिए जो सड़क परिवहन है वह कहलाती है क्या। तो ऑप्शन ए में जो है ट्रांस मेट्रो सड़क, बी में जो है सीमांत सड़क, सी में है स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क, डी में है एक्सप्रेसवे। तो आंसर सी जो देख रहे हैं स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क, यह सही आंसर है। यानी भारत के चारों महानगर को जोड़ने का कार्य करती है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग या सड़क। तो आंसर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। भारत के सबसे उत्तर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भारत के नॉर्थ में यानी नदरली जो है वह कौन सी है, सबसे नॉर्थ में जो देख रहे हैं। तो ऑप्शन ए में है अमृतसर, बी में लेह, सी में चंडीगढ़, डी में जो है श्रीनगर। तो इसका सही आंसर डी यानी श्रीनगर जो है भारत के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जबकि पाकिस्तान से सबसे निकटतम जो एयरपोर्ट देखते हैं वह अमृतसर है। तो यहां पूछा गया है उत्तर में, तो उत्तर में श्रीनगर है, तो इसका सही आंसर डी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, यानी जो हम बोल रहे हैं तो यह संवाद जो है आपके पास पहुंचेगा
और आपके द्वारा बोला गया संवाद मेरे पास पहुंचे तो इसी को संदेश कहते हैं। तो यह आदान प्रदान जो होती है वह कैसे होती है, क्या कहलाती, किसके द्वारा होती है? तो देखिए, एक जो है कि वक्तव्य संचार बी में, सी में परिवहन, डी में दूर संचार। तो यह आदान प्रदान जो होती है वह संचार के माध्यम से। तो सही आंसर इसका बी होगा। अब देखिए कि अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सशक्त माध्यम है जिससे कंप्यूटर पर सूचनाएं एकत्रित किया जाता है? यानी कंप्यूटर पर जो सूचना एकत्रित की जाती है उसका सशक्त माध्यम कौन सा है? तो ए में देखिए कि ए में जो है फैक्स, बी में जो देखते हैं दूर संवेदन, सी में है इंटरनेट, डी में है उपग्रह संचार। तो कंप्यूटर में जो सूचनाएं संग्रहित की जाती है वह इंटरनेट के द्वारा ही किया जाता है। तो सही आंसर इसका सी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? यानी भारतीय जो रेल मंडल यानी जोनल का जो मुख्यालय देखते हैं वह कौन सी नहीं है? तो ए में गोरखपुर, बी में जो हाजीपुर, सी में जयपुर, डी में जो है पटना। तो जोनल मुख्यालय जो है वह पटना नहीं है। गोरखपुर, हाजीपुर, जयपुर यह सभी जोनल मुख्यालय है, अलग अलग जोन की मुख्यालय है। तो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा, यानी पटना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, भारतीय कहवा का सबसे बड़ा ग्राहक किस देश की है? यानी सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो देखते हैं वह भारतीय कहवा जो उत्पादन होती है उसका मांग सबसे अधिक किस देश में है? तो ऑप्शन ए में जो देख रहे हैं वह रूस है, बी में जापान है, सी में इटली और डी में जर्मनी। तो भारतीय कहवा का सबसे अधिक मांग जो है इटली में है, यानी इसका सही आंसर सी होगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? तो देख रहे हैं कुछ बंदरगाह का नाम दिया है गया है। बंदरगाह का मतलब होती है जहां जलीय परिवहन जो देखते हैं वह उसका विराम स्थल जो होता है उसी को बंदरगाह कहते हैं। जैसे बस जहां रुकती है उसको बस स्टैंड, ट्रेन जहां रुकती है उसको रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट मतलब जहां हवाई जहाज उतरती है उसको एयरपोर्ट कहते हैं। उसी प्रकार जलीय यानी जहाज जो होती है वह जहां रुकती है उसको बंदरगाह कहते हैं, इंग्लिश में उसको पोर्ट कहते हैं। तो यह जो है कि पूर्वी तट पे यानी भारत के देखते हैं पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों तट पर बंदरगाह है। एक तरफ जो है अरब सागर है और दूसरे तरफ जो है बंगाल की खाड़ी है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वह है कि पूर्वी तट पर कौन सी बंदरगाह स्थित है। इसका मतलब 3 बंदरगाह पश्चिमी तट पे होगी, एक ही कोई जो है वह पूर्वी तट की होगी। तो देखिए ऑप्शन ए में जो है कोची, बी में जो है न्यू मंगलोर, सी में जो है कांडला और डी में जो है चेन्नई बंदरगाह। तो इसका सही आंसर डी है,
यानी पूर्वी तट पर जो बंदरगाह है वह चेन्नई यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ जो बंदरगाह है वह चेन्नई वाली। कोची, न्यू मंगलोर और कांडला यह जो देखते हैं पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। तो इसका सही आंसर जो हुआ डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। यानी भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह जो है, यानी किस बंदरगाह से होती है, यानी भारतीय जो तंबाकू उत्पादन जो होती है उसका जो निर्यात किया जाता है किस बंदरगाह से की जाती है। ए में कोलकाता, बी में जो है चेन्नई, सी में जो है तूतीकोरिन, डी में जो है मुंबई। तो तंबाकू का जो निर्यात किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे वह चेन्नई बंदरगाह से की जाती है। तो इसका आंसर जो होगा वह बी, सही उत्तर इसका बी है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे कम आयात होता है, यानी किस से भारत सबसे कम आयात करती है। देखिए पूर्वी यूरोपीय देशों से, सार्क देशों से बी में है, सी में है यूरोपियन आर्थिक समुदायों से, डी में है ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए भारत का सबसे कम आयात जो होता है वह पूर्वी यूरोपीय देशों से होती है, यानी इसका सही आंसर जो है ए होगी। ठीक, चलिए अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। यानी एक कोई जो होगा पूरब में होगा, बाद बाकी तीन जो होगा पश्चिम के तरफ होगी। तो यहां चार ऑप्शन दिया गया है। ए में जो है कांडला बंदरगाह, बी में जो है न्यू मंगलोर बंदरगाह, सी में जो है मुंबई, डी में जो है हल्दिया बंदरगाह। तो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है वह हल्दिया है। हल्दिया देखिएगा वेस्ट बंगाल में है, जो बंगाल की खाड़ी के पास सुंदरबन जो देखते हैं वहीं पे हल्दिया बंदरगाह है, जो इंटरनेशनल बंदरगाह के तौर पे भी इसकी पहचान होती है। तो अब देखें इसका सही आंसर जो होगा वह डी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्देशीय पतन है। यानी पतन जो देखते हैं अभी बंदरगाह को ही पतन कहते हैं। तो एक जो है कि अंतर्देशीय पतन यानी देश के अंदर जो देखते हैं, यानी जिस पतन का बाह्य दूसरे कंट्री अंतर्राष्ट्रीय पटल से न हो, तो वह कौन सा है। एक जो है कोची देख रहे हैं ए में, बी में जो कोलकाता, सी में हल्दिया और डी में मुंबई है। तो इसका सही आंसर जो है ए है। कोची जो है कि वह अंतर्देशीय बंदरगाह है, पतन है, यानी देश के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह माल का आदान प्रदान होती है कोची से। जबकि कोलकाता, हल्दिया और मुंबई बंदरगाह जो है वह अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। तो इसका सही आंसर जो है कि ए होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस महादेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें सबसे अधिक व्यापार किस महादेश से होती है। तो ए में जो है अफ्रीका, बी में यूरोप, सी में अंटार्कटिका, डी में एशिया। तो भारत का सबसे अधिक आयात जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है आयात निर्यात का सबसे अधिक होती है, वो होती है एशियाई देशों से, क्योंकि भारत एक एशिया का में ही स्थित एक देश है
और एशियाई देशों से ही भारत का सबसे अधिक आयात और निर्यात होती है। तो इसका सही आंसर जो होगी वह डी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा है? यानी देखते हैं उदारीकरण जिसमें बहुत सारी रियायत दी गई है। 1992 में जब मनमोहन जी वित्त मंत्री संभाल रहे थे, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो देख रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बहुत बड़े एक अर्थशास्त्री हैं, भारत के प्रमुख अर्थशास्त्रियों में से एक अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। तो यह 1992 में नरसिम्हा जी की सरकार में वित्त मंत्री थे। उसी समय इन्होंने उदारीकरण की नीति यानी पॉलिसी लाए थे। और आज भारत की जो विकास जो देख रहे हैं, जो तेजी से बढ़ी है, उसमें जो है कि मनमोहन जी के द्वारा लाई गई यह जो है उदारीकरण वाली जो पॉलिसी है वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। तो उदारीकरण की बाद जो है भारत में सबसे अधिक जो है निर्यात किस वस्तु की हुई है? तो एक जो है आयात, जैसे देखते हैं पेट्रोलियम, दूसरा है इंजीनियरिंग, सी में जो है उर्वरक और डी में जो है खाद्य पदार्थ। तो भारत में उदारीकरण के बाद निर्यात जो है इंजीनियरिंग की हुई है। इंजीनियरिंग सामग्री जो देखते हैं सबसे अधिक हुई है, बढ़ी है तेजी से, जबकि पेट्रोलियम, उर्वरक, यह सभी जो देखते हैं उसका भारत आयात करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह बी होगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का सबसे घना बसा हुआ राज्य कौन सा है? यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाली राज्य कौन सी है? साउथ वाली, साउथ इंडिया का देखते हैं। तो ए में जो है तमिलनाडु, बी में जो है केरल, सी में आंध्र प्रदेश, डी में है तेलंगाना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दक्षिण भारत का सबसे सघन बसा हुआ राज्य केरल है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह केरल यानी कि बी होगा, क्योंकि 2021 में पुनः जो जनगणना होने वाली थी, यानी भारत में प्रत्येक 10 साल पे जो जनगणना होती थी, जो कि वर्तमान सरकार उस जनगणना को ड्रॉप कर दी, यानी जिसके कारण 2021 की जनगणना नहीं हो पाई। और इसके कारण ही आपके पास जनगणना से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगी वह उसका आधार जो होगा वह 2011 ही होगा। तो 2011 के तहत जो है सबसे घना बसा हुआ जो राज्य है दक्षिण भारत का वह केरल है। तो इसका सही आंसर जो हुआ वह बी है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन, मध्य गंगा के मैदान की मिट्टी कैसी है? यानी मध्य गंगा की मैदानी क्षेत्र यानी मिडिल गंगा प्लेन जो है वहां की जो मिट्टियां हैं वो कैसी है? ए में जो जलोढ़ निक्षेप से निर्मित मिट्टी है, बी जो है कठोर है यानी हार्ड मिट्टी, सी में जो है पथरीली मिट्टी और डी में जो है ग्रेनाइटिक है। तो इसका सही आंसर जो है कि वह ए होगा, यानी मध्य गंगा की मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ निक्षेप से निर्मित मिट्टी है, जो कि मुलायम मिट्टी होती है। तो इसका सही आंसर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ए में जो है चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी लद्दाख, डी जो है गोवा। तो इसका सही
आंसर जो है कि गोवा। गोवा भारत का एक राज्य है, जबकि चंडीगढ़, दिल्ली और लद्दाख यह केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख सम्मिलित रूप से पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन अब यह जो है केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और दूसरा जो है जम्मू और कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका सही आंसर जो देख रहे हैं वह डी होगा, यानी गोवा। गोवा भारत की एक छोटा सा राज्य है। चलिए अब देखिए अगले क्वेश्चन, भारत में सबसे घना बसा राज्य कौन सा है? तो भारत में अब पूछी जा रही है। पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन थी वह दक्षिण भारत का था। अब होल जो भारत देख रहे हैं उसमें सबसे घना बसा हुआ राज्य कौन सा है? तो यहां भी आपका 2011 का जनगणना ही कार्य करेगा, आधार वही होगी। तो ऑप्शन ए में जो है कि बिहार है, बी में उत्तर प्रदेश है, सी में महाराष्ट्र है, डी में राजस्थान है। तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा, यानी बिहार जो है भारत के सबसे घना बसा हुआ राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर 1102 व्यक्ति निवास करता है। तो इसका सही आंसर जो हुआ ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी देखिए जो स्लाइड पे है, यानी जो पीपीटी पे जो देख रहे हैं उसमें सबसे लंबी नदी भारत में जो है, भारत में पूछी जा रही है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। ध्यान रखिएगा। तो ए में सिंधु है, बी में ब्रह्मपुत्र है, सी में गंगा है और डी में यमुना है। तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, जबकि देखिएगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो है वह गंगा से लंबी नदी है। लेकिन भारत में पूछी गई है तो गंगा सबसे लंबी नदी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का एक बहुत बड़ा सा हिस्सा जो है आपको चीन में और बांग्लादेश, सिंधु नदी की एक बड़ा सा हिस्सा जो देखते हैं, जो प्रवाह मार्ग जो है वह आपको पाकिस्तान में है। तो इसका सही आंसर जो होगी वह सी होगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए में जो है सतलुज, बी में जो व्यास, सी में सिंधु और डी में यमुना है। तो देखिए सतलुज, व्यास और सिंधु यह तीनों जो देख रहे हैं, तो व्यास और सतलुज जो है वह सिंध की सहायक नदी है और सिंधु नदी जो है अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, यानी अपनी जल को अरब सागर में विसर्जित करती है, जबकि गंगा अपनी जल को बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। तो गंगा की जो सहायक नदी देखते हैं वह यमुना है और साथ में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना भी है। यानी गंगा की बहुत सारी सहायक नदी है जिसमें यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी के तौर पे आती है। और एक क्वेश्चन यहां पे देखिए, इसका आंसर देखिए आप क्या है कि डी, यानी यमुना नदी। दूसरे तरफ देखते हैं कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी में से जो देखते हैं, और वह जो गंगा के दक्षिण के तरफ से जो मिलने वाली, उसकी सहायक बनने वाली जो है वह नदी में इकलौता जो है यमुना नदी ही है। अन्यथा हिमालय से जितनी भी नदियां की ओरिजिन हुई है और वह गंगा में अपनी जल को विसर्जित करती है, वह सभी नदियां गंगा के उत्तरी छोर पे ही मिलती है।
सिर्फ यमुना जो है वह दक्षिण के तरफ से मिलती है और सबसे लंबी भी सहायक नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए डल झील जो देख रहे हैं कहां स्थित है, तो ए में जो है जम्मू कश्मीर, बी में जो है चंडीगढ़, सी में राजस्थान, डी में उड़ीसा। तो डल झील आपको जम्मू कश्मीर में है। झील देखिए मिस्टेक हो गई है टाइपिंग एरर के कारण, झील में जो हर्षिकार लग गई है वह झील में दीर्घिकार होती, ठीक, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। अब देखिए क्या है, इसका सही आंसर जो होगा वह ए होगा, जम्मू कश्मीर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में बिहार, बी में पश्चिम बंगाल, सी में राजस्थान, डी में जो है असम। तो पुष्कर झील जो देखते हैं वह राजस्थान में है, यानी कि इसका सही आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, हुगली नदी किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए में उड़ीसा, बी में बिहार, सी में राजस्थान, डी में पश्चिम बंगाल। तो हुगली नदी जो है वह पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होती है। पश्चिम बंगाल में हुगली को गंगा से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि फरक्का डैम के बाद जो देखते हैं वह नदी दो पार्ट में विभाजित होती है। एक नदी जो है कि आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश की तरफ, और एक नदी जो है पश्चिम बंगाल की तरफ चली जाती है। जो उसकी शाखा पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है वही शाखा को हुगली से संबोधित की जाती है। और हुगली के तट पे ही देखिएगा किनारा जहां संगम होती है आपको बंगाल की खाड़ी में, वहीं पर है आपको अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हल्दिया। और हुगली में जो देखते हैं कोलकाता के पास हुगली के तट पे ही आपको खिदिरपुर जो बंदरगाह है, जिसको कोलकाता बंदरगाह भी कहते हैं। तो यह देखे क्लियर, तो यह कहां से, तो इसका सही आंसर जो होगा पश्चिम बंगाल यानी डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, रानीगंज लौह इस्पात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में बिहार, बी में झारखंड, सी में पश्चिम बंगाल, डी में उड़ीसा। तो रानीगंज लौह इस्पात फैक्ट्री जो है, क्षेत्र जो है आपको पश्चिम बंगाल, यानी इसका सही आंसर जो होगा वह सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? यानी कि जो भारत की जो प्राचीनतम नगर जो देखते हैं वह कौन है? ऑप्शन ए में भोपाल, बी में गंगानगर, सी में पटना, डी में जमशेदपुर है। तो इसका सही आंसर जो है पटना है। पटना प्राचीन नगर है। इसको समय समय पर अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है। जैसे इसका देखते हैं प्राचीनतम नाम जो है पाटलीग्राम है, कुसुमपुर है, पाटलिपुत्र है, अजीमाबाद है। वर्तमान में इसको पटना से संबोधित किया जाता है। तो यह जो देखे प्राचीन नगर जो है वह पटना है। कभी इसी पटना से, जिस समय यह पाटलिपुत्र हुआ करता था, उस समय पूरे भारत का संचालन यही पाटलिपुत्र से हुआ करता था। पूरे भारत का मतलब उस समय भारत जो थी, जो आप देखते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुछ इराक वाली क्षेत्र भी आता था, वहां तक की संचालन जो होती थी वह पाटलिपुत्रा से होता था।
उसी काल को भारत को सोने की चिड़िया से संबोधित की जाती है। तो देखिए, भारत की जो प्राचीनतम नगर जो है वह पटना। जैसे जैसे पटना की सांस्कृतिक ह्रास होती गई है, कल्चरल, वैसे वैसे जो है भारत की भी जो है स्थिति जो है डगमगोल। आज जो देखते हैं भारत को, तो यह देख रहे हैं, तो कभी यह पाटलिपुत्रा जो होती थी वह पूरे भारत का संचालन करता था, पाटलिपुत्रा से। तो इसका सही आंसर जो होगा वह सी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? यानी राजधानी नगर जो स्टेट की, किसी स्टेट की राजधानी है, तो ए में जो है कानपुर, बी में जो दुर्ग, सी में जो है चंडीगढ़ और डी में जो बोध गया है। तो इसका सही आंसर सी यानी चंडीगढ़ होगा। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ वह पंजाब और हरियाणा का सम्मिलित राजधानी भी है। तो चंडीगढ़ को आपने देखा वह एक राजधानी नगर के तौर पे है, जबकि कानपुर, दुर्ग और बोध गया एक प्रमुख शहर में से आती है। जैसे कानपुर की पहचान होती है लेदर की सामग्री, यानी चमड़े की जो सामग्री तैयार करने के लिए कानपुर की पहचान होती है। बोध गया जो देखते हैं वह प्रमुख, बिहार में जो देखते हैं बिहार की एक प्रमुख पर्यटन स्थल के तौर पे है। इसकी प्राचीनतम पहचान यह भी होती है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में ही हुआ था, जिसके कारण आज वह बोध गया अंतर्राष्ट्रीय पटल का शहर हो चुका है। यानी जो देखते हैं बौद्धिज्म विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति जो है बोध गया का दर्शन करने के लिए उतावला रहते हैं। जिस प्रकार इस्लाम को देखते हैं मक्का और मदीना की दर्शन के लिए जाता है, ठीक उसी प्रकार से बोध गया जो है बौद्धिज्मों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो आपसे यह क्वेश्चन राजधानी नगर थी, तो वह जो आपको क्या है चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर जो होगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से कौन दक्षिण भारतीय शहर है? यानी कोई एक ही दक्षिण भारत का शहर होगा, बाद बाकी जो होगा कि उत्तर भारत की शहर होगी। तो ऑप्शन ए में जो देखते हैं अमृतसर, बी में जो है अंबाला, सी में जो है श्रीनगर, डी में जो है हैदराबाद। तो इसका सही आंसर हैदराबाद होगा। यानी दक्षिण भारत का प्रमुख शहर में से जो देखते हैं कि हैदराबाद एक शहर है। तो इसका सही आंसर डी। चलिए अब देखिए अगले क्वेश्चन, फरीदाबाद किस राज्य का शहर है? यानी फरीदाबाद जो शहर है वह किस राज्य की शहर है? तो फरीदाबाद देख रहे हैं, ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में हरियाणा, डी में पंजाब। तो फरीदाबाद शहर जो है वह हरियाणा का शहर है। सही आंसर इसका सी होगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस खनिज की कठोरता संख्या 10 है? यानी सबसे कठोर खनिज जो कहते हैं, जिसकी मोजांक वैल्यू जो होती है वह 10 होती है, तो कौन सी खनिज है? ए में जो है डायमंड है, बी में जो टैल्क है, सी में जिप्सम है, डी में पुखराज है। तो इसका सही आंसर डायमंड है।
इससे जुड़ा हुआ सभी खनिज का जो कठोरतांक जो मापक है उस पे मेरा एक स्लाइड भी बना हुआ है, आप उसको देखिए, जिसमें सभी खनिज का जो 1 से लेकर 10 तक जो वैल्यू दी गई है उसमें बताया गया है। तो सबसे कठोर खनिज जो है वह डायमंड, जो हीरा को देखते हैं, तो वह जो सही आंसर इसका ए है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। खनिजों की कठोरता ज्ञात करने के लिए एक 10 सूत्रीय मापनी किसने प्रस्तावित किया है? यानी खनिज की कठोरता ज्ञात करने के लिए जो 10 सूत्री जो मापनी है वह किसके द्वारा ज्ञात किया गया है? तो ऑप्शन ए में रेट जेल, बी में है ब्लास, सी में जो है कुमारी सैंपुल, डी में है फ्रेडरिक मोज। तो फ्रेडरिक मोज महोदय जो हैं इनके द्वारा ज्ञात किया गया है, जो वियना के थे, यानी इनकी जन्मस्थली जो है वियना शहर में है। तो इसकी सही आंसर जो होगा वह डी। अब देखिए, निम्नलिखित में से संभववाद का संबंध किस देश से है? यानी देखते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग जो है विचारधारा उभर के आती रही है। कभी डिटर्मिनिज्म था, कभी पॉसिबिलिज्म, कभी नियो डिटर्मिनिज्म। तो यानी कि कभी नियतिवाद, संभववाद और नव नियतिवाद आई। देखिएगा, सबसे पहले जो है नियतिवाद है, नियतिवाद के बाद जो है कि नियतिवाद की काट में जो है संभववाद, और संभववाद और नियतिवाद में सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो है वह नव नियतिवाद की स्थापना हुई थी, मतलब कि विचारधारा उभर के आई थी। तो इसमें पूछा जा रहा है संभववादी विचारधारा से किस देश का संबंध है, यानी पॉसिबिलिज्म से किस देश का? तो ऑप्शन ए में भारत, बी में फ्रांस, सी में जर्मनी, डी में जो है ब्रिटेन। तो संभववाद का जो जनक है वह फ्रांसीसी भूगोलवेता है। तो इसकी सही आंसर जो होगा बी होगा, यानी फ्रांस। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से नियतिवाद का संबंध किस देश से है? अब आपको डिटर्मिनिज्म भी आ गई, यानी नियतिवाद। नियतिवाद में प्रकृति को ही श्रेष्ठ समझा गया है, जबकि संभववाद में जो है मानव को श्रेष्ठ समझा गया है। तो यहां देखते हैं नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म के बारे में जो है, तो यह उससे किस देश का संबंध है? तो देखिए कि ए में जो है जर्मनी है, बी में रूस है, सी में फ्रांस है, डी में सऊदी अरब है। तो यह जर्मनी जो देख रहे हैं वह नियतिवाद का यानी डिटर्मिनिज्म का जो है कट्टर समर्थक है, और उसकी विचारधारा की ओरिजिन भी, उत्पत्ति भी जो है जर्मनी से ही हुई है। तो इसका सही आंसर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। रबर की व्यावसायिक उत्पादन किस जलवायु क्षेत्र में किया जाता है? यानी रबर जो देखते हैं उसकी व्यावसायिक उत्पादन किस प्रकार की जलवायु स्थिति वाले क्षेत्र में होगी? तो ए में जो है भूमध्य सागरीय जलवायु, बी में है शीत जलवायु, सी में है ध्रुवीय जलवायु, डी में है भूमध्य रेखीय जलवायु। तो देखिए रबर का जो व्यावसायिक उत्पादन जो होती है वह भूमध्य रेखीय जलवायु वाली जो क्षेत्र होती है वह उसके अनुकूल, भूमध्य रेखीय जलवायु वाली जो क्षेत्र होती है वह उसके अनुकूल होती है। भूमध्य रेखीय जलवायु वाली जो क्षेत्र होती है वह उष्ण आर्द्र होती है,
और उष्ण और आर्द्र क्षेत्र जो होती है वह रबर के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है, तो ए में लिखा जा रहा है पनामा, बी में है इंदिरा गांधी नहर, सी में जो है कील नहर, डी में जो है कि स्वेज नहर है। तो देखिए इसका सही आंसर जो है कि आपका डी होगा, स्वेज नहर। यानी लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वह स्वेज नहर है। तो सही आंसर इसका डी। पनामा नहर जो देखते हैं वह प्रशांत महासागर और आंध्र महासागर को जोड़ती है। इंदिरा गांधी नहर जो सतलुज और उसकी सहायक नदियों से निकाली गई प्रमुख नहर में से आती है भारत की, जो मरुस्थलीय क्षेत्र जो थार वाली जो एरिया है उसको हरा भरा करने के लिए। और इस नहर से जो देखते हैं गंगा नगर जो राजस्थान की एक प्रमुख शहर विकसित हो गई है। कील नहर जो देखते हैं यह यूरोप में जो है डेनमार्क के पास है। ठीक, चलिए तो इसका सही आंसर आपने देखा डी। अब देखिए निम्नलिखित में से क्यूबा किस महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है? यानी क्यूबा क्या है? एक द्वीपीय देश है और किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन ए में जो है उत्तरी अटलांटिक, बी में जो है दक्षिणी अटलांटिक, सी में जो है हिंद महासागर, डी में जो है प्रशांत महासागर। तो देखिए उत्तरी अटलांटिक में जो है क्यूबा स्थित है। इससे पहले जो हम एक बता चुके हैं, जो क्यूबा की रानी जो है वह गन्ना को कहा जाता है। तो क्यूबा कहाँ है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। तो इसका सही आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक के जनक मकबूल उल हक किस देश के निवासी थे? तो वह ए में जो है भारतीय मूल के, बी में जो है पाकिस्तानी मूल के, सी में जो है चीनी मूल के और डी में जो है जापानी मूल के। तो मकबूल उल हक महोदय जो है ह्यूमन इंडेक्स को देने वाले यह महान अर्थशास्त्री पाकिस्तानी मूल के हैं। यानी इसका सही आंसर जो होगा वह बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन रुको और जाओ सिद्धांत के जनक है? यानी रुको और जाओ यानी गो, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का जनक कौन है? तो ऑप्शन ए में जो है ग्रिफिथ टेलर, बी में रेट जेल, सी में कुमारी सैंपल, डी में रीटर। तो इसका सही आंसर जो है ग्रिफिथ टेलर महोदय है। यानी इसका सही आंसर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कुमारी सैंपल किस देश की भूगोलवेत्ता थी? यानी कुछ देश का नाम दिया गया है, कुमारी सैंपल जो है वह किस देश की भूगोलवेत्ता थी? तो ऑप्शन ए में फ्रांस, बी में यूनान, सी में जर्मनी, डी में संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कुमारी सैंपल का जो नेटिव प्लेस है यानी जन्म स्थलीय वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। यानी इसका सही आंसर डी। लेकिन कुमारी सैंपल जो है जर्मन विचारधारा यानी नियतिवाद से वह प्रेरित थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए,
निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, यानी सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ऑप्शन ए में सहारा, बी में कालाहारी, सी में थार, डी में मंगोलिया। तो इसका सही आंसर सहारा होगा। जो अफ्रीका महादेश के उत्तर में देखते हैं जो मरुस्थल है या विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल है सहारा। तो इसका सही आंसर ए। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, जापान की राजधानी है। तो ऑप्शन ए में जकार्ता, बी में लंदन, सी में टोक्यो, डी में पेरिस। तो इसका सही आंसर है जापान की जो राजधानी है वह टोक्यो है। जकार्ता जो देखते हैं यह इंडोनेशिया की राजधानी है। लंदन जो है ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है। पेरिस जो है वह फ्रांस की राजधानी है। तो जापान की राजधानी आपने देखा है कौन है? टोक्यो। यानी इसका सही आंसर जो होगा वह सी। अब मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको अपने मित्रों में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मित्रों, थैंक यू।